मूवी के स्टार्ट में हम एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम माइक है। माइक जो कि एक शार्प शूटर है, वो अपने डॉमी नामी साथी के साथ एक रेगिस्तान में लेटे हुए हैं और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का वेट कर रहे हैं जिसकी यूएस आर्मी को काफी टाइम से तलाश है। फिर वो देखते हैं कि उनसे कुछ दूर कुछ लोगों का ग्रुप है। वो लोग किसी की शादी में आए हुए थे और इनमें दूल्हा उसी क्रिमिनल का बेटा है। माइक ने अपने टारगेट पे एम किया हुआ था, लेकिन तभी उसके बीच उसका बेटा आ जाता है। हाई कमांड उसे ऑर्डर देती है कि उसके बेटे के सर पे शूट करो। ऐसा करने से गोली उसके सर के आर पार हो जाएगी जो कि सीधा टारगेट को जाके लगेगी। लेकिन माइक एक मासूम लड़के को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो बहाना कर देता है कि मुझसे टारगेट मिस हो गया है और फिर अपनी गन नीचे कर लेता है। लेकिन वहाँ उस क्रिमिनल के खड़े कुछ आदमियों की नजर माइक और उसके साथी पे पड़ जाती है और वो सब उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और क्रिमिनल अपने बेटे और उसकी वाइफ को लेके वहाँ से भाग जाता है और उसके लोग माइक और डॉमी के पीछे लग जाते हैं। अब इन्हें एक चट्टान के पीछे छुपना पड़ता है। उन्हें इस बात का पता था कि हम ज्यादा देर तक इनसे नहीं छुप सकते, लेकिन तभी वहाँ एक रेत का तूफान आता है जिसकी वजह से क्रिमिनल के लोग ज्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। माइक और डॉमी अब यहाँ अकेले थे और तूफान के चलते यूएस आर्मी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाई कमांड उन्हें कहती है कि यहाँ से कुछ मील दूर एक गाँव है, तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा और हम तुम्हें वहाँ से पिक कर लेंगे। लेकिन माइक और डॉमी अभी जहाँ थे वहाँ से वो गांव 5 घंटे की दूरी पे था। फिर जब तूफान रुकता है तो वो लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर कुछ घंटे चल लेने के बाद हवा के बहाव से उनके सामने एक वार्निंग साइन आके गिरता है जिस पे डेंजर लिखा हुआ था। अब माइक डॉमी को कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। इस जगह पे पिछले 40 सालों से जंग चल रही है जिसकी वजह से यहाँ जगह जगह पर माइंस बिछी हुई हैं। लेकिन डॉमी उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भला इस सुनसान रेगिस्तान में माइंस का क्या काम है, हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द उस गांव तक पहुंचना चाहिए। अगर हम यहीं पे रुके रहे तो प्यास से मर जाएंगे। अब माइक आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो डॉमी की बात मान लेता है। अब डॉमी उससे बातें करते करते आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाकर उसका पाँव एक माइन पे आ जाता है और वो जैसे ही अगला कदम बढ़ाता है तो वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से डॉमी की दोनों टांगे कट चुकी थी। अब माइक उसकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उससे एक क्लिक की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि उसका पाँव भी एक माइन पे आ चुका है। अब अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो उसकी हालत भी डॉमी जैसी हो जाएगी। वो डॉमी को कहता है कि रेडियो पे हाई कमांड को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं सकता था। अब वो अपने आप को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है और इसके बाद वो रेडियो पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब माइक अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। वो डॉमी को कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ये माइंस 40 साल पुरानी है और हो सकता है कि मेरी वाली माइन में अब तक जंग लग चुका हो। लेकिन डॉमी उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो चाहता था कि माइक जिंदा रहे, इसलिए वो अपनी गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। अब माइक इस सुनसान रेगिस्तान में अकेला था और उसका पाँव एक माइन पे था। वो हिल भी नहीं सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। अब सबसे पहले वो काम डाउन होता है और फिर अपने एक टूल को रस्सी के साथ बांधकर वो उस बैग को अपनी तरफ खींचता है जिसमें रेडियो था, लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी थी। अब वो सबसे पहले उस बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करता है, जिसके बाद वो रेडियो पे यूएस आर्मी से कांटेक्ट करता है और उन्हें इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि अभी जो तुम्हारी लोकेशन है उस जगह पे रेत के बहुत सारे तूफान आए हुए हैं जिनकी वजह से हवाई मदद तुम तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन हम एक ग्राउंड टीम तुम तक भेजते हैं जिनको तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचने तक 52 आवर्स लग सकते हैं। जिसका मतलब ये था कि अब वो 52 घंटे तक इस जगह पर फंस चुका है। वो अपने दोस्त डॉमी के मर जाने की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। अब वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था कि तभी एक रेत का बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी गन को जमीन में धंसा लेता है और उसे जोर से पकड़कर वहाँ बैठ जाता है ताकि तूफान की वजह से उसका पाँव माइन से ना हटे। साथ ही उसने अपने मुंह पे कपड़ा भी लपेट लिया था और फिर कुछ ही देर में तूफान खत्म हो जाता है। अब उसे पता चलता है कि तूफान की वजह से डॉमी की बॉडी उसके पास आ गई है और फिर वो उसकी जेब में से रेडियो की एक न्यू बैटरी निकाल लेता है। लेकिन अब डॉमी तो पास था, लेकिन जिस बैग में उसका रेडियो था वो अब उससे दूर जा चुका था और साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। माइक का पहले ही भूख और प्यास से बुरा हाल
हाल था और अब मजीद 52 घंटे तक उसे पानी के बगैर रहना होगा। अब वो किसी से मदद लेने के लिए अपनी गन से हवा में फायर करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में उसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब वो सोचता है कि मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए। अब वो गोली चलाता इससे पहले ही उसे अपने सामने एक आदमी नजर आता है जो कि पास के ही गांव से वहाँ आया था। अब माइक उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। पहले तो वो आदमी काफी देर तक खामोश रहता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बोलता है, और बोलता भी क्या है, तुम अपना पाँव माइन से हटा लो। फिर वो आदमी जिग-जैग चलते हुए माइक के पास आता है क्योंकि वो जानता था कि इस एरिया में माइंस लगी हुई हैं। वो उसे अपनी बोतल देता है और कहता है इसमें मुझे पानी ला दो, और साथ ही दूर पड़े बैग से रेडियो भी मांगता है। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि यहाँ तुम कोई म्यूजिक नहीं सुन सकते, यहाँ तुम अपना वक्त जाया मत करो, अपना कदम आगे बढ़ाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ कई घंटे और गुजर चुके थे और माइक अभी भी वहाँ खड़ा था। फिर उसे वहाँ एक छोटी बच्ची नजर आती है और वो लड़की भी जिग-जैग चलते हुए माइक के पास आती है और उसे पानी देती है, और फिर अपने बैग से एक सोल्जर टॉय निकालती है और माइक को दिखाती है। माइक के पास भी एक ऐसा टॉय था जो कि उसे इसी रेगिस्तान से मिला था। वो अपनी पॉकेट से वो टॉय निकाल कर उसे दे देता है। फिर वो उसे कहता है कि वहाँ मेरा बैग पड़ा है, वो मुझे ला दो। लेकिन वो बच्ची भी उसे बैग लाकर नहीं देती और अपने बाप की तरह ये बच्ची भी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ और वक्त गुजर जाता है और रात होने लगती है। माइक अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज देखता है जिसमें वो उसे कह रही थी कि मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार है, जल्दी से मिशन कंप्लीट करो और जल्दी से वापस आ जाओ। उसने अपने पास में ही आग भी जला ली थी और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसे नींद आ रही थी और वो बार बार कोशिश कर रहा था कि उसकी आंख ना लगे, लेकिन कुछ देर वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और जब वो जागता है तो उसके पास आग बुझी हुई थी और आसपास से जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। और फिर कुछ खतरनाक से दिखने वाले डॉग्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपनी गन निकालता है और डॉग्स की तरफ शूट करने लगता है, और जैसे ही एक डॉग उसे क्लियरली नजर आता है माइक उसे शूट करता है और डॉग उड़ते हुए एक माइन पे गिरता है जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और बाकी के सब डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुबह होने के बाद वो गाँव वाला आदमी फिर से माइक के पास आता है। वो उससे कहता है कि तुम पूरी रात इस सुनसान वीरान रेगिस्तान में खतरनाक जानवरों से बचे रहे और अभी तक जिंदा हो, अब तो तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ा लेने चाहिए। फिर माइक उससे कहता है तुम जानते हो ना कि माइंस यहाँ किस किस जगह पे बिछे हुए हैं, इसीलिए तो तुम हर बार जिग-जैग चल कर आते हो। अब विलेजर उससे कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा चलता रहा तो कभी भी मेरा पाँव माइन पे आ सकता है। फिर वो विलेजर उसे उसका रेडियो देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइक को वहाँ हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। उसे अपना दोस्त डॉमी दिख रहा था जो कि उसे कह रहा था कि तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही होगी। फिर माइक अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है। उससे अपनी गलतियों का रिग्रेट हो रहा था क्योंकि जिस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी जरूरत थी वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ मिशन पे आ गया। अब कुछ देर बाद फिर से वहाँ वो डॉग्स आने लगते हैं और इस बार वो उस पे अटैक कर देते हैं और पूरी रात माइक खुद को उनसे बचाने में और उनसे लड़ने में लगा रहा। फिर जब सुबह होती है तो माइक अपनी वॉच पे टाइम देखता है। माइक को यहाँ एक जगह पर ही बैठे बैठे पूरे 45 आवर्स हो चुके थे और बस मदद आने में सिर्फ 7 घंटे ही बाकी थे। इसके बाद रेडियो पे उससे उसका सीनियर कहता है जो टीम मैंने मदद के लिए तुम्हारी तरफ भेजी थी वो किसी मसले की वजह से लेट हो गई है और अब उन्हें तुम्हारे तक पहुँचने में 7 नहीं बल्कि 17 घंटे लगेंगे। माइक सीनियर को कहता है कि मेरी आगे ही बहुत ज्यादा बुरी हालत है और अब मैं इतना इंतजार नहीं कर सका। इसके बाद उसका सीनियर उसकी बात जेनी से करवाता है जो कि माइक की गर्लफ्रेंड है। माइक अपने पास्ट की गलतियों के लिए जेनी से सॉरी करता है। फिर कुछ देर और गुजर जाने के बाद उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और जेनी उसे अपने सामने सोफे पे बैठे हुए नजर आने लगती है। अब माइक की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी कि अब वो और ज्यादा वहाँ नहीं बैठ सकता था और फिर वो बेहोशी में आगे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी वो विलेजर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसे होश में आने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक दफा ऐसा हुआ कि मेरा पाँव भी एक माइन पे आ गया था, मुझे बहुत ज्यादा इंजरी आई थी और जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पे एक सॉन्ग प्ले हो रहा था जिसमें ये सबक दिया जा रहा था कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले तो मेरा ध्यान उस गाने की तरफ नहीं जाता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इंजरी के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि आगे मेरा फ्यूचर
डार्क है। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आई और उसने मेरी तरफ देख के स्माइल की और फिर मेरा ध्यान उस गाने की तरफ गया। इसके बाद मेरी शादी हुई, प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। मुश्किल हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ पास में ही एक विलेज में खुशी खुशी रहता हूँ और गुजर बसर के लिए यहाँ से माइंस निकाल कर उन्हें बेच देता हूँ और उनकी जगह टिन्स रख दिया करता हूँ ताकि आर्मी को कभी इस बारे में पता ना चले। फिर माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, लेकिन विलेजर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मर चुकी है, ये बस तुम्हारा एहसास है, हेल्यूसिनेशंस हैं कि तुम्हें मेरे साथ मेरी बेटी नजर आती है। ये सब कहकर विलेजर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए माइक फिर से देखता है कि उसकी बेटी भी उसके साथ ही। इसके बाद वो अपने बचपन की वो बातें याद करता है जब उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे और फिर वो टाइम भी याद करता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उन्होंने उसे नसीहत की थी कि तुम्हें जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तभी माइक को वहाँ गोली लगती है। ये गोली उसी क्रिमिनल के लोगों ने चलाई थी और वो बार बार उस पे शूट कर रहे थे। अब माइक अपनी स्नाइपर निकालता है और एक एक पे निशाना लगाकर उन्हें मार देता है। इसके बाद माइक को फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है। उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे हग कर लेते हैं। अब उसे यहाँ रियलाइज होता है कि उसके डैड बुरे नहीं थे, वो उससे अभी भी प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए टीम रेगिस्तान में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो उसे वहां ढूंढ रहे थे क्योंकि ये डेजर्ट बहुत बड़ा था, इसीलिए वो उससे आसानी से नहीं देख सकते। अब माइक सोचता है कि मैं अपनी लोकेशन उन्हें कैसे बताऊं और फिर उसे अपने पास एक फ्लेयर गन नजर आती है और सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे वो उन्हें अपनी तरफ बुला सकता था। लेकिन फ्लेयर गन उठाने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अब माइक से और नहीं रहा जा रहा था और वो अपना कदम आगे बढ़ा लेता है, लेकिन वहाँ कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। माइक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जब वो रेत में चेक करता है तो वहाँ कोई माइन नहीं बल्कि एक टिन पड़ा हुआ था। इसके बाद जब माइक उसे ओपन करता है तो उसमें से वही सोल्जर का टॉय निकलता है जो उसने हेल्यूसिनेट करते हुए विलेजर की बेटी को दिया था। अब माइक जो कि पिछले 62 आवर्स से सही तरह बैठ भी नहीं पाया था, वो अब जमीन पे लेटता है और सुख का सांस लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और उसे रिसीव करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है। वो उसके पास जाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।